ड्रामा की स्टार्टिंग में हम याओ याओ को देखते हैं, जो कि हमारी फीमेल लीड है। अभी वो यहाँ पर हमारे मेल लीड फूमिंग के साथ 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का एग्रीमेंट साइन करने आई होती है। और यहाँ पर फूमिंग उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बदले में 5 मिलियन देने की बात करता है और उसे साइन करने के लिए बोलता है। याओ याद करने लग जाती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि उसकी जो ग्रैंड माँ है उन्हें लंग कैंसर है और उनकी सर्जरी फी के लिए 3 मिलियन लगने वाले हैं। इस वजह से ही वो यहाँ पर फूमिंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए आई होती है, जो कि बस अपनी फैमिली के फोर्स करने पर नाम की शादी कर रहा होता है। अब यहाँ पर 3 साल बीत जाते हैं और याओ याओ अपना काम अच्छे तरीके से करती है। फूमिंग की नेम वाली वाइफ की सारे रोल निभाती है और याओ याओ यहाँ पर उससे ब्रेकफास्ट देने के बाद बताती है कि वो अभी फिल्म क्रू के पास जा रही है अपनी इंटर्नशिप के लिए। उसके जाते ही यहाँ पर फूमिंग सोच रहा होता है कि उसने 3 साल तक रूल को फॉलो करते हुए अच्छे से उसकी वाइफ बनने का रोल निभाई है, लेकिन अब क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड अब्रॉड से वापस आ रही है तो वो इसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देगा। फिर यहाँ पर हम फूमिंग की एक्स गर्लफ्रेंड जूही को देखते हैं, जो कि अब अब्रॉड से वापस आ गई होती है और यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे पिक करने जाती है और वो यहाँ पर उसे कहने लगती है कि अब मैं वापस आ गई हूँ ना, तो अब मैं अपने फूमिंग को अपने पास वापस ले लूंगी। फिर इसके बाद वो यहाँ पर सेट पर पहुंचती है और फूमिंग को कॉल करके उसे थैंक्स करने लग जाती है कि वो अभी अब्रॉड से वापस आई और उसने एक शो में उसे फीमेल लीड का रोल भी ऑफर करवा दिया। वो कहती है कि क्या तुम्हारे पास कल फ्री टाइम है, हम दोनों कल मिलते हैं। तो यहाँ पर फूमिंग इसके लिए हाँ बोलता है। फिर जूही कहने लगती है कि वैसे तो ड्रामा में सब कुछ ठीक है, लेकिन जो थर्ड फीमेल कैरेक्टर है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है और वो किसी को भी पसंद नहीं है। इस पर फूमिंग कहता है कि अगर वो अच्छी नहीं है तो उसे बैन करवा देते। जूही ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो कॉल रखने के बाद डायरेक्टर को बुलाकर उसे याओ को यहाँ से निकलवाने का बोल देती है कि मुझे वो फीमेल कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ये मेरा ऑर्डर है कि उसे बैन करो। तो डायरेक्टर याओ की साइड लेते हुए कहने लगता है कि वो तो बहुत ही अच्छी लड़की है और मेहनत से काम कर रही है। तो जूही से चिल्लाती है कि तुम क्या चाहते हो कि मिस्टर फू तुम्हें खुद ही कॉल करके ऑर्डर दे। फिर हम देखते हैं कि याओ तो यहाँ पर डायरेक्टर के पास आती है और कहती है कि उसने अपने रोल की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, और डायरेक्टर तो इसे डांट देता है और इसे वापस घर जाने के लिए बोलता है। तो फिर वो चली जाती है। फिर याओ ड्रामा की स्क्रिप्ट लेकर घर पहुंचती है और वो सोचती है कि मुझे इस ड्रामा में छोटा रोल मिला है तो क्या हुआ, मैं मेहनत से अच्छा काम करूंगी। फिर वो अपना बैग यहीं पर रख कर फूमिंग के लिए खाना बनाने चली जाती है और तभी हम देखते हैं कि फूमिंग यहाँ पर अपने घर के बाहर पहुंचता है और उसका असिस्टेंट कहने लगता है कि बॉस, आपने बस अपनी फैमिली को दिखाने के लिए ये 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करे थे और फाइनली अब आपकी फर्स्ट लव वापस आ गई है, तो अब तो आप खुश हो गए होंगे ना। तो फूमिंग यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम मुझे बताओ कि क्या मैं याओ के साथ गलत कर रहा हूँ। असिस्टेंट कहता है कि बॉस बिल्कुल भी नहीं, उसका तो यही काम था ना कि वो 3 साल तक बस आपकी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाइफ रहेगी और मिस याओ ने इसके बदले में आपसे काफ़ी पैसे ले चुकी हैं और इतनी अच्छी लाइफ गुजारी है, तो वो तो बहुत ही ग्रेटफुल होंगी। तो फूमिंग कहता है कि तुम सही कह रहे हो, वो बस पैसे के लिए मेरे पास आई थी और मुझे ऐसी गोल्ड डिगर लड़की के लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए। फिर जैसे वो घर के अंदर आता है तो याओ उसे देखकर बताती है कि बस थोड़ी देर में खाना रेडी हो जाएगा। फिर फूमिंग यहाँ पर बैठता है और तभी वो उसके बैग में एक रिपोर्ट देख लेता है, जो कि उसके ड्रामा की स्क्रिप्ट वाली रिपोर्ट थी, लेकिन क्योंकि वो एकदम पूरे रियल की तरह थी इसलिए ये उसे उसकी असली रिपोर्ट समझ लेता है और पढ़ता है कि याओ याओ को लास्ट स्टेज कैंसर है और उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। ये जानकर वो बहुत ही शॉक होता है और देखता है कि वो कितना एंजॉय होकर खाना बना रही है। तो ये सोचने लगता है कि इसने आखिर इतनी बड़ी बात मुझे क्यों नहीं बताई। फिर वो खुद ही से सोचने लगता है कि मैरिज एग्रीमेंट में रूल था कि वो दोनों एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो ये सोचता है कि इस वजह से इसने मुझे नहीं बताई होगी। लेकिन ये कहता है कि कैंसर तो कितनी बड़ी बात होती है, तो ये तो मुझे बताना चाहिए था, अगर ये मुझे बताएगी तो मैं इसकी हेल्प करूंगा ना। फिर ये सोचता है कि आखिर मैं इतना गुस्सा क्यों रहा हूँ, वैसे भी हम लोग फेक कपल है। अब तभी हम देखते हैं कि याओ याओ की ग्रैंडमा का डॉक्टर उसे मैसेज करता है कि उसकी ग्रैंडमा की जो कैंसर की बीमारी है वो बढ़ती जा रही है, तो अब वो नेक्स्ट वीक उनकी भर दे। तो याओ याओ डॉक्टर को ओके मैसेज करती है। फिर इसके बाद याओ याओ यहाँ पर फूमिंग को खाना सर्व करने लग जाती है और वो सोचता है कि अभी भी मुझे नहीं बता रही है और देखो कैसे प्रिटेंड कर रही है, लगता है ये सीक्रेटली मुझे छोड़कर जाना चाहती है क्योंकि शायद ये मेरी लाइफ को अफेक्ट नहीं करना चाहती है इसलिए। फिर वो उसे पूछने लग जाता है कि कितना टाइम बचा है। तो ये सुनकर ये सोचती है कि लगता है इसे मेरी ग्रैंडमा की कंडीशन के बारे में पता लग गया। हाँ, ये तो फू ग्रुप कंपनी का सीईओ है, तो इससे कोई बात कैसे छुप सकती है। फिर वो फूमिंग को बता देती है कि 1 महीना। तो ये सुनते के साथ ही वो इसे चिल्लाने लगता है कि इतना कम टाइम बचा है और मैं अब पूछ रहा हूँ तो तुम मुझे अब बता रही हो, अगर मैं नहीं पूछता तो तुम तो मरते दम तक नहीं बताती। तो याओ कहती है कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप इस बारे में इतनी फिक्र करेंगे। तो ये कहने लगता है कि हम दोनों सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है तो क्या हुआ, है तो लीगली मैरिड ना, तो तुम्हें मुझसे ये बात नहीं छुपानी चाहिए थी। तो याओ कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। फिर फूमिंग उसे बताने लग जाता है कि मैं एक एक्सपर्ट डॉक्टर को जानता हूँ, मैं कल ही तुम्हारी उसके साथ मीटिंग अरेंज कर दूंगा और तुम उसके साथ अच्छे से कोऑपरेट करना और पैसों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जितने पैसे लगेंगे मैं भर दूंगा। ये सुनकर याओ बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि आप सच में पैसे भरेंगे, फिर तो मैं अपनी ग्रैंडमा की जगह
आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो फूमिंग ये सुनकर शॉक हो जाता है कि क्या ग्रैंडमा। फिर वो मन में सोचता है कि हाँ, इसकी बीमारी ठीक होगी तो इसकी फैमिली तो हैप्पी होंगे ना। फिर यहाँ पर याया कहने लगती है कि मिस्टर फूमिंग, मुझे पता है कि आपकी फर्स्ट लव अब अब्रॉड से वापस आ गई है, तो टाइम आ गया है मेरा यहाँ से जाने का। तो आप फिक्र मत करो, जैसे ही मुझे रहने के लिए घर मिल जाएगा तो मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाऊंगी और आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी। तो फूमिंग गुस्से में कह देता है कि तुम्हें कहीं और शिफ्ट होने की जरूरत नहीं है और मेरी परमिशन के बिना कहीं जाना भी मत। और हाँ, कल से तुम्हें कुकिंग भी करने की जरूरत नहीं है। तो कहती है कि आखिर क्यों? तो फूमिंग कहता है कि तुम्हें ऑडिशन के लिए जाना है ना, तो तुम अच्छे से अपना प्रिपरेशन करो। तो फिर एक कोशिश जाती है, उसे थैंक यू बोलती है। फिर रात में फूमिंग जब पानी पीने के लिए जाता है तो उसे याओ के रूम से आवाज आती है, तो वो बाहर खड़ा होकर सुनने लग जाता है। हम देखते हैं कि याओ तो यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट पढ़ रही होती है और वो कह रही होती है कि सॉरी, अब मैं आपका और साथ नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मरने से पहले मैं आपको अपनी मन की सारी बातें बताना चाहती हूँ कि मैं आपको लाइक करती हूँ और बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। फूमिंग ये सुन लेता है और सोचता है कि वो मरने से पहले मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना चाहती है, और फिर इतना शौक होता है कि ग्लास नीचे गिरा देता है। फिर याओ को जैसे ही ग्लास गिरने की आवाज आती है तो वो जल्दी से बाहर निकलती है और इससे मना करती है कि इसे मैं क्लीन कर लूंगी। फिर यहाँ पर फूमिंग तो याओ को देखती रह जाता है और वो इसे कहती है कि अगर आपको पानी पीना था तो मुझे बताते, मैं गर्म करके देती, आपको ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। फिर फूमिंग यहाँ पर उसे पूछने लगता है कि वो अभी क्या कह रही थी, पर इतने में यहाँ पर कोई डोरबेल बजाता है। तो याओ जल्दी से जाके दरवाजा खोलती है और वो जुई को देखकर कहती है कि मिस जुई आप आइए, तो आप जल्दी से अंदर आ जाओ, मिस्टर फू यहीं पर ही है। और फिर वो जल्दी से उसे लेकर घर में आ जाती है। तो जुई यहाँ पर इसे अपना हाथ छुड़ाती है और फूमिंग से पूछती है कि क्या ये हमेशा ऐसी बिहेव करती है। तो फूमिंग कहता है कि याओ हमेशा से ही ऐसी है, बहुत ही चीयरफुल, काइंड और सिंपल लड़की। ये सुनते के साथ ही वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि ये बहुत ही जेलस टाइप की होगी और यहाँ से जाने के लिए मानेगी नहीं। और फिर जुई यहाँ पर अपना पिकाचू देखकर खुश हो जाती है और इसे पूछती है कि ये तो वही पिकाचू है ना जो मैंने तुम्हें गिफ्ट करी थी। तो फूमिंग बताता है कि हाँ, ये तुम्हारा ही दिया हुआ गिफ्ट है और देखो याओ ने इसका इतना अच्छा से ख्याल रखी कि अभी भी वैसी है। फिर जुई को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता और वो फूमिंग से कहती है कि सॉरी, मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें छोड़कर अब्रॉड चली गई। तो ये कहता है कि कोई बात नहीं, अब तुम वापस आ गई हो ना। फिर जुई मोटर बाइक को देखकर कहती है कि ये तो वही बाइक है ना जो मुझे बहुत ही पसंद आई थी। तो फूमिंग कहता है कि हाँ, ये वही है और मैंने तुम्हारे लिए इसे गिफ्ट में देने के लिए खरीदा था, पर फिर तुम अब्रॉड चली गई तो मैंने इसे अब तक के लिए रखा हुआ था। तो जुई खुश रहने लगती है कि तुमने 3 साल तक इसे अपने पास मेरे लिए रखा था। तो याया भी बताने लगती है कि मिस्टर फू आपकी मोटर बाइक की बहुत ही केयर किया करते थे और एक बार मैं गलती से इस पर बैठ गई थी तो ये मुझसे कितने दिन के लिए गुस्सा हो गए थे। तो ये सुनकर जुई को गुस्सा आती है कि तुमने मेरी बाइक को हाथ लगाई। तो याया कहती है कि मुझे भी कूल और एक्साइटिंग चीजें बहुत पसंद है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई थी। तो जुई इसका मजाक उड़ाने लगती है कि हाँ, तुम जैसी गरीब लड़की इतनी $1 मिलियन की महंगी बाइक कहाँ ही देख पाई होंगी। फिर याया इससे सॉरी कहने लग जाती है कि मिस जुई आप बुरा मत मानो। तो फूमिंग याया को रोक देता है और इसे कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और फिर फूमिंग जुई से गुस्से में कहता है कि ये बाइक मैंने खरीदा था, तो अगर इसने कभी टच भी कर ली तो आखिर इसमें क्या गलत है। तो जुई फिर उसे अच्छे से कहती है कि हाँ हाँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। फिर वो बात को पलटने के लिए जल्दी से कहने लगती है कि वो रूम वही है ना जहाँ पर मैं एक बार आई थी तो रह रही थी, ये तो सेम अभी भी पहले की तरह ही दिख रहा है। तो यहाँ पर जल्दी से याया बताने लगती है कि मैं अभी उसी रूम में रह रही हूँ और कभी कभी मिस्टर फू वहाँ पर आते हैं और पुरानी चीजें याद करते हैं। तो जुई सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और चिल्लाती है कि तुम आखिर इस रूम में कैसे रह सकती हो, तुम अपने आप को क्या समझती हो। तो याया ये सुनने के बाद कहती है कि आप दोनों काफी टाइम बाद मिल रहे हैं ना, तो आप लोग बात करो, मिस्टर फू मैं जाती हूँ। तो फूमिंग जल्दी से उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम मेरी लीगली वाइफ हो तो तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो जुई यहाँ पर फूमिंग से कहती है कि तुम क्या अभी भी मुझसे गुस्सा हो जो मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी। मानती हूँ मेरी गलती है, मैं यहाँ पर तुम्हें बिना बताए आ गई तो मैं खुद जा रही हूँ। फिर ये जाने लगती है तो याया से कहती है कि चलो मैं आपको बाहर छोड़ने चलती हूँ। तो जुई से कहती है कि तुम क्या एक्टिंग कर रही हो। तो याया चुप हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। फिर यहाँ पर फूमिंग याया से पूछता है कि वो तुम्हें चिल्ला रही थी तो तुमने उससे फाइट बैक क्यों नहीं करी और उसे चिल्लाई क्यों नहीं। तो याया कहती है कि वो आपकी फर्स्ट लव है और आप मेरे बेनिफैक्टर हो, तो आखिर ऐसे कैसे मैं उसे कुछ कह सकती थी। तो ये कहता है कि यानी तुम बस मुझे अपना बेनिफैक्टर समझती हो। तो ये हाँ कहती है। फिर हम यहाँ पर जुई को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है और उसे सब गुस्से में बताती है कि उस कॉन्ट्रैक्ट वाइफ ने मुझे बहुत गुस्सा दिला दी है। वो तो अच्छा हुआ कि फूमिंग को इस बारे में पता ही नहीं था कि मैं जिस फीमेल कैरेक्टर के बारे में बात कर रही थी वो वही थी और मैंने फूमिंग से ही उसे बैन करवा दी। तो जुई की फ्रेंड उसे कहती है कि चलो अच्छा तुम गुस्सा मत हो, हम लोग बाहर चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे मेल मॉडल हायर करूंगी। तो जुई बहुत ही खुशी खुशी उसके साथ चली जाती है।
फिर अगली सुबह यहाँ पर याओ रूम से बाहर आती है और देखती है कि फूमिंग यहाँ पर किचन में खाना बना रहा होता है। तो वो कहती है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं कर देती हूँ। पर ये से रोकता है और पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई विशेष है जो अभी पूरी नहीं हुई। तो याया कहती है कि मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ही फेमस होना है और बहुत सारे ड्रामास करके बहुत सारे पैसे कमाने हैं। फूमिंग कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम भी एक एक्टर हो, तो मैं तुम्हारे लिए ड्रामास दिलवा सकता हूँ। तो याया कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं अपनी एक्टिंग स्किल पर अपना काम हासिल करना चाहती हूँ और अभी पहला अचीवमेंट तो मुझे मिल गया है, मुझे एक ड्रामा में थर्ड फीमेल कैरेक्टर का रोल मिला है। तो ये सुनकर फूमिंग याद करने लगता है कि जुई ने उसे बताई थी कि उसे थर्ड फीमेल कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं है, जो कि बहुत ही अगली दिखती है। फूमिंग ये याद करने के बाद जल्दी से साइड में जाता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके पता लगाता है कि याओ किस ड्रामा में काम कर रही है। फिर जैसे ही इसे नाम पता लगता है तो ये काफी शॉक होता है और इसे बहुत ही बुरा लगता है कि मैंने जुई को उस ड्रामा में फीमेल लीड का रोल दिलवाया और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उसने इतना गंदा तरीका यूज करके मुझे उसे बैन करवा दी। फिर यहाँ पर फूमिंग अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि तुम अरेंजमेंट करो, मैं क्रियो से पर्सनली आके मिलूंगा, साथ ही मुझे जुई की सारी इन्फॉर्मेशन पता करके दो कि ये 3 सालों में वो क्या क्या कर रही थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि याओ यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा की डॉक्टर से मिलने गई होती है, जो कि बताता है कि उसकी ग्रैंडमा की कंडीशन काफ़ी ख़राब होती जा रही है और क्योंकि वो ओल्ड है तो उनकी सर्जरी नहीं हो सकती, तो इसलिए उन्हें बस मेडिसिन पर ही टिके रहना होगा और जिसके लिए अभी उसे 2 मिलियन और भरने पड़ेंगे। तो ये कहती है कि डॉक्टर आप फिक्र मत करो, मुझे काम मिल गया है और मेरी अभी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो मुझे पेमेंट भी मिल जाएगा, फिर मैं जल्दी से फी भर दूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि याओ सेट पर होती है और डायरेक्टर से पूछता है कि क्या तुमने इन्वेस्टर से पंगा लियो जो वो तुम्हें बैन करना चाहते हैं। तो याओ कहती है कि डायरेक्टर मैं तो इन्वेस्टर को जानती भी नहीं हूँ। तो डायरेक्टर कहते हैं कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, तुम अब ये वाले शो में अच्छे से काम करो। अब तभी यहाँ पर जोई आ जाती है और वो कहने लगती है कि डायरेक्टर अभी तक आपने इसे यहाँ से निकाला क्यों नहीं। ये सुनते के साथ ही याओ पूछने लगती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तो ये बताती है कि मिस्टर फू ने तुम्हें यहाँ से निकाला है और उन्होंने ही तुम्हें बैन करने को बोला है। तो ये सुनते के साथ ही याओ सोचने लगती है कि फूमिंग ने लगता है ये जानबूझ के किया है, उससे उसकी आइडेंटिटी को याद दिलाने के लिए। अब तभी जैसे ही यहाँ पर जुई स्क्रिप्ट पढ़ती है तो डायरेक्टर से कहती है कि रहने दो, इसे आज मैं थर्ड फीमेल कैरेक्टर का रोल प्ले करने दे देती हूँ। फिर यहाँ पर शूट स्टार्ट होता है और यहाँ पर सीन के हिसाब से जुई को याओ को थप्पड़ लगाने होते हैं। तो ये यहाँ पर याओ को बुली करने के लिए सीन को बार बार रिपीट करवाती है कि ये वाला अच्छे से नहीं हुआ तो वापस से टेक लेते हैं। दूसरी तरफ हम यहाँ पर फूमिंग को देखते हैं जिसके पास अब जुई की सारी इन्फॉर्मेशन हाथ लग गई होती है और वो सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 3 सालों में तुम इस तरीके की पर्सन बन जाओगी। फिर फूमिंग यहाँ पर सेट पर पहुंच जाता है और शूटिंग देखने लगता है। डायरेक्टर इधर कहता है कि सीन अच्छे से शूट हो गया है, पर जुई नहीं मान रही होती है कि नहीं ये वाला अच्छा नहीं था तो हम लोग वापस से प्ले करते हैं और ऐसे ये याओ को बुली करते हुए उसे थप्पड़ लगाई जा रही होती है। पर फिर तभी इतने में यहाँ पर फूमिंग आकर इसका हाथ रोक लेता है। तो ये कहती है कि क्या तुम यहाँ पर मुझे देखने आए हो, पर ये इसे दूर करता है और याया का गाल चेक करने लगता है और पूछता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। तो याया कहती है कि मैं ठीक हूँ, एक्टर होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अच्छे से एक्ट करूँ। तो जुई कहती है कि तुम फिर से अच्छी बनने की एक्टिंग कर रही हो, देखो अब जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हें देख कर ही गुस्सा आ रहा है। तो याया चुपचाप से जाने लग जाती है। तभी फूमिंग उसे रुकने को बोलता है और कहता है कि आज की ओपनिंग पार्टी में तुम जरूर आना, वहाँ पर तुम्हें सब समझ जाएगा कि मैं क्या चाहता हूँ। फिर ऐसा बोलकर वो चला जाता है। तो जुई यहाँ पर बहुत गुस्सा होती है और वो याया को चिल्लाने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम फूमिंग के सामने बेचारी बनने की एक्टिंग करोगी तो वो तुम्हें इंटरेस्ट लेगा? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है उसने इस शो में इन्वेस्टमेंट क्यों किया? क्योंकि वो मुझे फेमस करना चाहता है। और पता है उसने तुम्हें ओपनिंग पार्टी में क्यों बुलाया होगा? क्योंकि वहाँ पर वो मेरी और अपनी रिलेशनशिप को अनाउंस करने वाला है कि हम दोनों अब दोबारा साथ हो गए और वो चाहता है कि तुम ये विटनेस करो। याया कहती है कि मैं जानती हूँ। तो जुई कहती है कि अच्छी बात है, इसलिए तुम याद रखना कि अगर तुम पार्टी में आओगी ना तो खुद की बेइज्जती करवाओगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि याया ओपनिंग पार्टी में पहुंच जाती है और तभी जुई से देखते हुए अपनी फ्रेंड से इसकी बुराई कर रही होती है और तभी फूमिंग भी यहाँ पार्टी में आ जाता है और वो याया से कहने लगता है कि तुम मेरे साथ चलो। तो याया बताती है कि मुझे बैन कर दिया गया है तो मैं आपके साथ वहाँ पर नहीं जा सकती, वो VIP एरिया है। तो ये कहता है कि मैंने बोल दिया ना तो ये तुम्हारे लिए ऑर्डर है। तो फिर याया भी मान जाती है और जुई के साथ यहीं पर ही खड़ी होती है। फिर डायरेक्टर स्टेज पर स्पीच देते हुए अपने शो के बारे में बता रहा होता है और वो कहता है कि मिस्टर फू इस शो का इन्वेस्टर है। फिर फूमिंग स्टेज पर जाकर स्पीच देने वाला होता है और जुई बहुत ही खुश होकर याया से कहने लग जाती है कि देखो अब वो मेरे और अपने रिलेशनशिप के बारे में अनाउंस करने जा रहा है और अब तुम्हें तो रियलिटी में आ जाना चाहिए और ये सब सपने देखना बंद करना चाहिए। तो याया कहती है कि आखिर आप मुझे टारगेट क्यों कर रही हो, मैंने तो कभी भी आप दोनों की लाइफ के बीच में आने का नहीं सोची। फिर फूमिंग यहाँ पर स्पीच में एक लड़की की तारीफ कर रहा होता है कि उसकी लाइफ में एक लड़की है जो उसकी बहुत केयर करती है। तो सभी लोग ये सुनने के बाद बातें करने लगते हैं कि लगता है मिस्टर फू यहाँ पर अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहे हैं और वो लड़की कोई और नहीं जुई होगी।
फिर याओ तो यहाँ से जाने लग जाती है, पर तभी इतने में फूमिंग सभी को उस लड़की का नाम बताता है कि वो याओ है और वो उसे अपने साथ यहाँ स्टेज पर आने के लिए भी बोलता है। तो याओ तो शॉक रह जाती है और फिर से पूछती है कि क्या आपने मुझे बुलाया। फिर जुई यहाँ पर गुस्सा होने लगती है कि आखिर तुम मेरा नाम लेने के बजाय इसका नाम क्यों ले रहे हो। फूमिंग कहता है कि ये तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि तुमने क्या गलत करी हो। तो जुई तो मानने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि मैं अब्रॉड से अपना करियर छोड़कर तुम्हारे लिए वापस आई हूँ और तुम कह रहे हो कि मैंने कुछ गलत करी। तो फूमिंग उसे बताता है कि तुमने मेरा नाम यूज करके एक हार्ड वर्किंग एक्टर को बैन करवाई हो। तो जुई बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि तुम बस ये सब इसके लिए कर रहे हो, एक सब्स्टिट्यूट के लिए। मैंने आखिर क्या ही गलत करी हो, बस इसे बैन ही तो करवाई हो ना, और वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और ये तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। तो यहाँ पर फूमिंग उसे चुप रहने के लिए बोलता है और वार्न करता है कि दोबारा ऐसा करने की सोचना भी मत। और फिर फूमिंग यहाँ याओ के पास आकर उसे सॉरी बोलने लगता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये थर्ड फीमेल कैरेक्टर तुम हो और मैं अपनी गलती की वजह से इसका भरपाया करने के लिए तुम्हें इस शो की फीमेल लीड बनाना चाहता हूँ। तो याओ मना करने लग जाती है और कहती है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी आपने ये रोल मिस जुई के लिए रखा था। तो फूमिंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने एक्टिंग स्किल के दम पर रोल लेना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे पास अभी टाइम नहीं है। तो ये सुनकर याओ को लगता है कि वो उसकी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के टाइम की बात कर रहा है। तो ये सोचती है कि हाँ, वैसे भी मिस्टर फू की फर्स्ट लव जुई वापस आ गई है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म होके रहेगा। तो लगता है ये मुझे ये रोल ब्रेकअप गिफ्ट के तौर पे दे रहे, और वैसे भी अभी ग्रैंडमा की फीस के लिए मुझे इनकी फेवर की जरूरत है। फिर वो यहाँ पर फूमिंग को थैंक यू बोलती है और बताती है कि वैसे भी उसे पैसों की जरूरत थी। फिर फूमिंग का अस्टिन आकर बताता है कि उसको अर्जेंटली मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो फूमिंग जल्दी से यहाँ पे डायरेक्टर को बुलाता है और समझाता है कि तुम अच्छे से फिल्मिंग स्टार्ट करो और जब भी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़े तो मुझे तुरंत बताना। और फिर फूमिंग याओ से भी कहता है कि तुम अपनी शूट कंप्लीट करो और मेरी हेल्प चाहिए होगी तो बताना। फिर यहाँ पर जुई से बात करना चाह रही होती है, पर फूमिंग तो उसकी एक भी नहीं सुनता और चला जाता है। और फिर ये देखकर सभी लोग बातें करने लगते हैं और कहते हैं कि याओ तो मिस्टर फूमिंग की सब्स्टिट्यूट थी ना, तो आखिर ये क्या चल रहा है। और फिर लोग सोचते हैं कि लगता है मिस्टर फू अपनी सब्स्टिट्यूट को लाइक करते हैं। फिर डायरेक्टर तो यहाँ पर याओ के लिए बहुत ही खुश होता है और उसे स्क्रिप्ट देते हुए कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम अच्छा कर सकती हो। पर यहाँ पर तो जुई को बहुत ही गुस्सा आ रही होती है और वो जल्दी से स्क्रिप्ट छीन कर फाड़ देती है और कहती है कि जब ये चीज मुझे नहीं मिलेगी तो मैं तुम्हें भी नहीं लेने दूंगी। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम 3 साल से फूमिंग का ख्याल रख रही हो तो तुम मेरी जगह ले लोगी? रुको, मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ। और फिर यहाँ पर ये फूमिंग को कॉल करने लग जाती है, पर वो तो अपनी मीटिंग में होता है और इसका कॉल नहीं उठाता। तो इसकी तो यहाँ पर सभी के सामने बेइज्जती हो जाती है कि फूमिंग ने इसका कॉल ही नहीं उठाया। फिर ये यहाँ पर याओ के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि जरूर तुमने ही मेरे बारे में फूमिंग को कंप्लेन करी हो, तभी तो वो ऐसा हो गया है। और फिर ये इसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, तो जल्दी से उसकी फ्रेंड उसे रोकती है और समझाती है कि अगर तुम कुछ भी करोगी ना तो फूमिंग को पता लग जाएगा और तुम्हें इसे लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम उसकी फर्स्ट लव हो, तो वो तुम्हें थोड़ी ना भूल सकता है। फिर जुई गुस्से में चली जाती है और डायरेक्टर याओ को दूसरी स्क्रिप्ट दे देता है। दूसरी तरफ फूमिंग यहाँ पर अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में आता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि वहाँ से आने के बाद कहीं जुई ने कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करी। तो असिस्टेंट कहता है कि नहीं, वो वहाँ से चली गई। फिर फूमिंग ये जानने के बाद अपने क्लाइंट से परमिशन लेता है और फिर वो याओ को कॉल लगाता है। वो यहाँ पर अपनी स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रही होती है और उसका कॉल उठा के पूछती है कि उसने क्या रीजन से उसे कॉल किया है। तो वो कहता है कि तुम अपने अच्छे से एक्टिंग पे फोकस करो और फिक्र मत करो, मैं कोई भी प्रॉब्लम तुम तक आने नहीं दूंगा। तो ये उसे थैंक्स करती है और फिर फूमिंग कहता है कि ठीक है, फिर मैं अपनी मीटिंग कंटिन्यू करता हूँ। फिर वो कॉल रखता है और याओ तो खुश हो जाती है कि उसने अपनी मीटिंग छोड़कर उसकी हाल खबर लिया, क्योंकि उसे उसकी फिक्र हो रही थी। फिर याओ यहाँ पर उसके लिए सूप बना रही होती है और दूसरी तरफ यहाँ पर फूमिंग मीटिंग में होने के बावजूद भी याओ के बारे में सोच रहा होता है कि अभी तक वो उसका लंच लेकर पहुंची क्यों नहीं। ये फिक्र में हो जाता है कि कहीं वो कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गई। फिर ये क्लाइंट से फिर से बोलता है कि मैं अभी आता हूँ एक जरूरी काम करके। और तभी यहाँ पर याओ तो सूप लेकर पहुंच जाती है और अस्टिन कहता है कि आप मुझे दे दो, मैं बॉस को दे दूंगा। और फूमिंग यहाँ पर याओ को ढूंढने के लिए बाहर आ ही रहा होता है कि वो उसे देख लेता है और अंदर आने के लिए बोलता है। फिर याओ यहाँ अंदर आकर उसे सूप निकाल कर देती है, तो ये जल्दी जल्दी पीने लगता है। तो वो उसे कहने लगती है कि उतनी जल्दी पिएगा तो उसकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो फूमिंग बताता है कि वो क्लाइंट उसे बात करने के लिए वेट कर रहा है ना, तो ये और उसे वेट नहीं करवा सकता। तभी ये क्लाइंट फूमिंग से पूछने लगता है कि ये लेडी आपकी कौन है। तो फूमिंग तुरंत ही बताता है कि ये मेरी वाइफ है। ये जानकर तो ये क्लाइंट शॉक होता है कि मिस्टर फू आप मैरिड हैं। याओ भी सुनकर शॉक हो जाती है कि इसने उन दोनों की शादी के बारे में किसी और को कैसे बता दिया। वो सोचती है कि वैसे भी हम तो अलग होने वाले हैं, तो मुझे मिस्टर फू के लिए प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए। फिर ये तुरंत ही क्लाइंट से कह देती है कि मैं इनकी वाइफ नहीं हूँ, बल्कि मैं मेड हूँ। तो फूमिंग सोचता है कि लगता है ये इतनी जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसे टाइम दे देता हूँ। फिर याओ कहती है कि अब मैं चलती हूँ। तो फूमिंग कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ, पर ये मना करती है।
फूमिंग कहता है कि ठीक है, फिर मेरा असिस्टेंट तुम्हें छोड़ने जाएगा। फिर यायो असिस्टेंट के साथ जैसे घर आती है तो वो जाने लगती है। तभी वो कहता है कि मिस यायो, मुझे आपको एक चीज रिमाइंड करानी थी। जैसा कि आप जानती है कि अब मिस्टर फू की फर्स्ट लव मिस जुई वापस आ चुकी है, तो आपको खुद ही मिस्टर फू से दूर हो जाना चाहिए और अपने रहने के लिए कोई और जगह ढूंढ लेनी चाहिए। आप यहाँ पे रहेंगी तो उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और फिर क्या आप चाहती हैं कि दोनों अलग हो जाए? आपको सोचना चाहिए ना कि मिस्टर फू ने आपकी इतनी हेल्प करें, तो आप भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम ना क्रिएट करो। तो आप अपना पैसा लो और उनकी लाइफ से दूर हो जाओ। यायो कहती है कि तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं थी, मैं पहले से ही इस बारे में याद करके रखी हूँ और मैं कभी भी मिस्टर फू की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ। और फिक्र मत करो, मैंने रहने के लिए जगह ढूंढ ही ली हूँ, तो मैं कल यहाँ से निकल जाऊंगी। फिर असिस्टेंट यहाँ से चला जाता है और याया अपना लगेज पैक करते हुए एक नेकलेस को देखने लगती है और याद करती है कि फूमिंग ने उसके पिछले बर्थडे पर ये नेकलेस उसे गिफ्ट करा था। वो तो बहुत खुश हो गई थी कि उसे उसका बर्थडे याद है, पर फिर उसने बताया था कि उसी दिन जुई का भी बर्थडे है, तो इसलिए उसने इसके लिए गिफ्ट ले आया। ऐसा बोलकर वो चला जाता है और ये अपसेट हो जाती है। फिर ये नेकलेस को अपने लगेज में नहीं डालती है और यहीं पर ही रख देती है। फिर ये अपने आप को समझाती है कि अब मुझे सो जाना चाहिए क्योंकि कल मुझे कहीं और शिफ्ट होना है, इसलिए अच्छा रहेगा कि अच्छे से नींद ले लूं। और फिर वो सो जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि फूमिंग भी घर आ जाता है और उसका असिस्टेंट कहता है कि बॉस वैसे आप इतनी रात को क्यों घर आए? तो वो कहता है कि अब से तुम मुझे रिमाइंड कराना ताकि मैं रोज घर जल्दी आऊँ। और फिर ये अंदर आने के बाद देखता है कि याया तो सो चुकी है, तो ये उसे सोते हुए देखकर सोचता है कि मैं इसे कुछ भी होने नहीं दूंगा। याया अपना लगेज लेकर निकलने वाली होती है, पर फिर वो सोचती है कि लास्ट बारी में इस घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फूमिंग अपनी मीटिंग में होता है और तभी उसका असिस्टेंट आकर बताने लगता है कि बॉस मिस जुई यहाँ पर आपसे मिलने आने वाली है, तो क्या मैं उन्हें अंदर लूँ? तो फूमिंग तो मना कर देता है कि मैं जरूरी मीटिंग में हूँ और मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। फिर असिस्टेंट जुई को बता देता है कि बॉस अभी आपसे नहीं मिलना चाहते, तो ये कहती है कि मैं यहीं पर उसका इंतजार करूंगी, ऐसे कैसे वो मुझसे नहीं मिलेगा। दूसरी ओर हम देखते हैं यहाँ पर यायो को, जो कि घर की क्लीनिंग करने के बाद सोचती है कि मुझे अब उसे मैसेज करके बता देना चाहिए कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर यहाँ पर ये फूमिंग को मैसेज करके बताने लग जाती है कि अब मैं यहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और रहने जा रही हूँ और मैंने तुम्हारे लिए खाना वगैरह बना दी हूँ, तो घर पे आने के बाद टाइम से खा लेना। और वो उसे अपना ख्याल रखने का बोलते हुए बता देती है कि वो गुड बाय करके उसे जा रही है। और फिर याओ तो ये सब लिखते हुए रोने भी लग जाती है। और दूसरी तरफ फूमिंग ये पढ़ने के बाद काफी शौक होता है कि याओ ऐसे कैसे जा सकती है। वो अपनी मीटिंग तुरंत ही छोड़कर बाहर आता है और यहाँ पर जुई इसे देखकर खुश हो जाती है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। पर ये तो इसे कोई भाव नहीं देता और वो तो याओ को ढूंढने जाने के लिए निकल जाता है। और याओ तो यहाँ पर अपसेट हो जाती है कि फूमिंग ने उसे कोई मैसेज नहीं किया, तो ये सोचती है कि आखिर मैं इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों रख रही हूँ। वैसे भी वो मुझसे डिवोर्स ही लेना चाहता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का टाइम आ गया है। फिर ये लगेज लेकर बाहर निकलने लगती है और तभी इतने में फूमिंग यहाँ पर पहुंच जाता है और वो जल्दी से याओ का हाथ पकड़ते हुए उसे अपने क्लोज करता है और पूछता है कि आखिर मेरी वाइफ कहाँ मुझे छोड़कर भाग के जा रही है। तो याओ इसे अपना हाथ छोड़ने के लिए बोलती है और कहती है कि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि हम लोग बस कॉन्ट्रैक्ट में हैं। फूमिंग कह देता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तो ये सोचती है कि क्या मिस्टर फूमिंग मुझे लाइक करते हैं जो मुझे रोक रहे हैं। अब यहाँ पर याओ तो रुकने के लिए मान नहीं रही होती है, तो फूमिंग उसे पकड़ कर घर ले आता है। तो ये कहती है कि आखिर मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो। इसका गुस्सा देखकर ये मन में सोचता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये गुस्से में इतनी क्यूट लगती है। फिर ये उससे पूछने लगती है कि वो उसे क्यों रोक रहा है। तो फूमिंग बता देता है कि मुझे लगता है मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा लाइक करने लग गया हूँ। पर याओ को यकीन नहीं होता और वो सोचती है कि ये उससे झूठ कह रहा है और बस ऐसे ही मजाक कर रहा है। तो जल्दी से अपनी कान बंद कर लेती है और अपने रूम में चली जाती है। और फिर जब अपना लगेज निकाल के रखने लगती है तो ये कहता है कि तुम्हारे पास इतने कम कपड़े क्यों हैं। तो ये उसे दूर हटने का बोलती है और तभी ये उसे गिरने से बचाता है। दोनों ही बहुत ही क्लोज हो जाते हैं और फूमिंग इसके नजदीक जा रहा होता है, तो ये याओ भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी ये इसे कहता है कि चलो बाहर शॉपिंग पर चलते हैं। तो याओ कहती है कि मिस्टर फू आप अपने कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो मुझे क्यों लेकर जा रहे। तो ये कहता है कि मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए। फिर दोनों ही साथ में मॉल आ जाते हैं और याओ कहने लगती है कि यहाँ पर तो काफी महंगे कपड़े होंगे, मैं ये अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो ये कहता है कि मैंने जो तुम्हें इतने सारे पैसे दिया वो क्या खत्म हो गए। याओ कहती है कि फालतू चीजों में थोड़ी ना मैं पैसे खर्च करूंगी, आप अमीर लोग ही अपने पैसे ऐसे फालतू खर्च करते होंगे, मैं नहीं करती हूँ, पैसे मेरे लिए बहुत काम के। तो ये कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पैसे नहीं बल्कि मैं अपने पैसे से तुम्हें कपड़े दिलाऊंगा, तो चलो अब तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। फिर वो इसे ड्रेस ट्राई करने जाने के लिए भेज देता है और फिर याओ अलग अलग ड्रेस ट्राई करती है और फूमिंग उसमें से उसके लिए ड्रेस चूज करने में हेल्प कर रहा होता है। और फिर फूमिंग यहाँ पर याओ के साथ मिलकर बहुत सारी शॉपिंग कर रहा होता है और वो इसे एक वॉच के स्टोर में लेकर आती है। तभी इतने में फूमिंग को उसका असिस्टेंट इशारा करने लगता है और फिर उसे बताता है कि बॉस आपको अभी मीटिंग के लिए जाना है, सभी डायरेक्टर 3 घंटे से आपका वेट कर रहे हैं और आप यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं।
फूमिंग कहता है कि एक काम करो, तुम 5 मिनट में मीटिंग का इंतजाम करो, मैं अब भी यहाँ पर वीडियो मीटिंग लूँगा। अब तभी स्टोर में यहाँ पर जुई भी अपनी फ्रेंड के साथ आई होती है और वो फूमिंग को देखकर खुश हो जाती है। पर जैसे ही यहाँ पर याओ को देखती है तो इसे बहुत ही गुस्सा आती है कि ये भी यहाँ पर इसका पीछा करते हुए आ गई। याओ यहाँ पर एक वॉच पसंद करके उसका प्राइस वगैरह पूछ रही होती है और तभी इतने में जुई यहाँ पर आकर कहने लग जाती है कि लगता है तुम यहाँ पर फूमिंग के लिए वॉच खरीद रही हो ना, उसे सेड्यूस करने के लिए। मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम उसे जाल में फंसाने के लिए सारी चीजें कर रही हो। तो याया कहती है कि ऐसा नहीं है, पर जुई यहाँ पर इस वॉच को नीचे गिरा देती है और दोनों ही मिलकर यहाँ पर याया को बुली कर रहे होते हैं। तो ये जल्दी से यहाँ पर फूमिंग आ जाता है और जुई को चिल्लाने लगता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना कि याया के साथ ऐसे मत करना। और फिर जुई की फ्रेंड फूमिंग से कहने लगती है कि ये जुई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो आखिर तुम उसे इतने बुरे तरीके से कैसे ट्रीट कर रहे हो एक सब्स्टिट्यूट के लिए। फिर यहाँ पर जुई कहती है कि मैं बस तुम्हें ऐसी लड़की से दूर करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही चालाक है। और जुई और उसकी फ्रेंड मिलकर यहाँ पर याओ के बारे में बहुत सारी बुराई कहने लग जाते हैं। तो फूमिंग तुरंत ही याओ से कहता है कि तुम इनकी बातों को बिल्कुल भी दिल पे मत लेना। वो सोचती है कि मिस्टर फूमिंग मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं और मेरी ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट भी इनके पैसों से हो रहा है, तो ये सब मैंने सुन भी ली तो क्या हो गया। फिर वो से कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यहाँ पर फूमिंग तो याओ का बदला लेने के लिए जुई को चिल्लाता है और उसे कहता है कि अब भी तुम याओ से माफी मांगो क्योंकि ये मेरी वाइफ है। जुई तो इसके लिए नहीं मान रही होती है। तो याया कहने लगती है कि मुझे माफी की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों का रिलेशन खराब हो, क्योंकि वैसे भी हमारा तो बस कॉन्ट्रैक्ट वाला रिश्ता है और इसके लिए सब करने की जरूरत नहीं। फूमिंग कहता है कि देखो कॉन्ट्रैक्ट अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो तुम अभी भी मेरी वाइफ हो, तो मैं ऐसे कैसे अपनी वाइफ को बुली होने दे सकता हूँ। और फिर फूमिंग जुई को बोलकर याओ से माफी मंगवा के ही लेता है और फिर वो यहाँ पर याओ को सॉरी बोलती है। अब यहाँ पर ये जो वॉच टूट गई थी, याओ इसके पैसे भी स्टाफ को पे करने लग जाती है कि ये मेरी गलती की वजह से टूटा है। तो अभी फूमिंग कहता है कि जरूर तुम ये मेरे लिए ले ली थी ना, तो चलो मैं पहन लेता हूँ। तभी जुई जल्दी से सेल्स गर्ल से कहती है कि सबसे महंगी वाली वॉच दो और वो फिर इसे गिफ्ट करने लग जाती है और कहती है कि तुम उस याओ की वॉच की जगह मेरी वॉच पहनो, उसकी तो कितनी सस्ती वाली है और देखो मेरी कितनी महंगी है। पर ये तो इसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और याओ की ही वॉच पहनता है और उसे भी अपने साथ लेकर चला जाता है। फिर जुई को तो बहुत गुस्सा आती है और वो इस वॉच को खरीदती भी नहीं है। फिर फूमिंग को तो कंपनी जाना होता है, इसलिए याओ उसे थैंक्स बोलकर घर जाने के लिए निकलती है। और फिर इसके बाद फूमिंग यहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ कार में होता है और उसे पूछने लगता है कि तुम्हें भी लगता है ना कि मैंने याओ के साथ बहुत ही गलत किया हूँ, लगता है उसने अपनी लाइफ में बहुत ही सफर करी है और उसे दूसरे लोग बुली कर रहे थे। असिस्टेंट इसकी बातें सुनकर शॉक होता है कि जैसे बॉस तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उन्हें प्यार हो गया है। फिर फूमिंग अपने असिस्टेंट को काम देता है कि तुम 5 मिनट के अंदर मुझे याओ की सारी इन्फॉर्मेशन ला के दो। तो असिस्टेंट तुरंत ही अपने काम के लिए चला जाता है और फिर उसे याओ की सारी इन्फॉर्मेशन ला के दे देता है। फिर ये देखने के बाद फूमिंग तो शॉक हो जाता है कि याओ ऑर्फन है। तो अस्टिन कहता है कि बॉस मुझे भी अब जाके पता लग रहा है कि मिस याओ याओ ऑर्फनेज में पली बड़ी है और वो जो भी आपसे पैसे लेती है वो सारे ऑर्फनेज में लगा देती है, इसलिए उनके पास कोई भी पैसे नहीं होते और हमेशा उनके पास पैसों की कमी होती है। और मैं अब तक मिस याओ याओ को कितना गलत समझ रहा था, मुझे लगा था कि वो एक गोल्ड डिगर है जो कि आपके पैसे यूज कर रही है। फूमिंग सबसे पहले इसे काम देता है कि तुम जाओ फिल्म क्रू में बात करो कि सभी एक्टर्स को एक्स्ट्रा बोनस मिलना चाहिए और साथ ही साथ तुम अभी मुझे ऑर्फनेज लेके चलो, मैं देखता हूँ कि मैं वहाँ पर क्या हेल्प कर सकता हूँ। अब तभी इतने में इसे याओ का कॉल आता है तो फूमिंग तो खुश हो जाता है और पूछता है कि क्या हुआ, मेरी वाइफ मुझे चेकअप करने के लिए कॉल कर रही है। तो याओ कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस आज के खाने के बारे में पूछने के लिए कॉल करी थी। तो फूमिंग कहता है कि तुम्हें ना रोज रोज कुकिंग करने की जरूरत नहीं है, क्यों ना आज मैं तुम्हें बाहर खाने पे लेके चलूँ। तो याओ कहती है कि नहीं घर पे खाना ठीक रहेगा और मैं कुकिंग करूंगी। तो फूमिंग कहता है कि ठीक है, खाने में वो बनाओ जो तुम्हें पसंद है। तो याओ ये सुनकर खुश होती है। फिर इसके बाद फूमिंग यहाँ पर अपने असिस्टेंट के साथ ऑर्फनेज पहुंचता है और इसका असिस्टेंट एक और चीज इसे बताता है कि इस ऑर्फनेज में सबसे ज्यादा हेल्प करने के लिए पैसे याओ लगाती है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ को यहाँ पर अपनी टीम की तरफ से कॉल आता है कि उसे उसकी सैलरी मिल गई है। फिर ये तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दूसरी तरफ असिस्टेंट यहाँ पर फूमिंग को बता देता है कि मिस याओ को उनकी सैलरी मिल चुकी होगी। अब तभी इतने में ऑर्फनेज का हेड बाहर आ जाता है और उसे पता लगता है कि ये लोग याओ को जानते हैं। तो वो इन लोगों से कहता है कि अच्छा तो तुम लोग याओ के फ्रेंड हो, और वो इन लोगों को सब बताने लगता है कि याओ यहाँ पर पली बड़ी है और उसने इस ऑर्फनेज के लिए बहुत सारे मेडल्स वगैरह जीती है और बहुत नाम करी है। बस हेड इस बात से अपसेट होते हैं कि 3 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद याओ और उसकी ग्रैंडमा के साथ बिल्कुल सही नहीं हुआ। तो ये जानकर फूमिंग पूछने लगता है कि क्या हुआ था। तो हेड बता देते हैं कि ऑर्फनेज में आग लग गई थी बहुत बड़ी। तो याओ को जो पालने वाली ग्रैंडमा थी वो बहुत सारे बच्चों की जान बचाने में लगी थी, जिसकी वजह से वो यहाँ पर फंस गई थी और जो धुआं था वो उनके लंग्स में चला गया और उन्हें
लंग कैंसर हो गया और फिर उनकी सर्जरी करवाने के लिए याओ याओ को 3 मिलियन की जरूरत थी। फिर ये सुनने के बाद फूमिंग और उसके असिस्टेंट को पता लगता है कि याओ याओ ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों करी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ याओ यहाँ पर अपनी ग्रैंड माँ की फीस भरने के लिए आई होती है, जो अपनी उससे सैलरी मिल गई है उससे। ग्रैंड माँ यहाँ पर याओ याओ से कहने लगती है कि मेरी वजह से तुम्हें कितना काम करना पड़ रहा है ना, और सर्जरी की फीस के लिए तुम्हें कितनी मुश्किल हो रही होगी। तो ये कहती है कि ग्रैंडमा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, उल्टा देखो मुझे सैलरी भी मिल गई है और मेरे बॉस बहुत ही अच्छे हैं। फिर ग्रैंडमा यहाँ पर याओ याओ से पूछने लगती है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो तो बता दो, मैं तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगी। तो याओ याओ ये सुनने के बाद फूमिंग के बारे में याद करने लगती है और अपने आप से कहती है कि आखिर मैं उसके बारे में क्यों सोच रही थी। फिर वो अपनी ग्रैंडमा से कह देती है कि ग्रैंडमा किसी को भी मैं लाइक नहीं करती हूँ, तो आप जब ठीक हो जाएंगी ना तो आप मुझे ब्लाइंड डेट के लिए लेकर जाना और आप जिसे चूज करेंगी मैं उसी से शादी करूंगी। तो ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है, फिर मैं जरूर तुम्हारी बॉस की तरह ही एक अच्छा पर्सन ढूंढूंगी तुम्हारे लिए, जो कि एक काइंड हार्टेड और केपेबल मैन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फूमिंग यहाँ पर ऑर्फनेज में बहुत सारा डोनेशन कर देता है, तो हैड उसे बहुत थैंक्स करते हैं और फिर वो यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि फूमिंग और याओ याओ घर पहुंचते हैं और साथ में डिनर कर रहे होते हैं और ये तभी उससे पूछता है कि तुम लड़कियों को क्या चीज पसंद होती है, जैसे कि अगर तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें कुछ गिफ्ट दे तो उसे क्या देना चाहिए। तो ये सोचने लगती है और कहती है कि अगर मेरी बात हो तो फिर मुझे कुछ यादगार गिफ्ट चाहिए, जैसे कि वो अपने हाथों से मुझे मोटरसाइकिल वाला केक बना कर दे तो मैं कितनी ज़्यादा खुश होंगी। लेकिन ये बताओ कि तुम ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो यहाँ पर फूमिंग इसका जवाब नहीं दे पाता और ये कहती है कि लगता है तुम मिस जूही के लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदना चाहते होंगे, इसलिए तुमने मुझसे ये पूछा है ना, क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला है। तो फूमिंग कहता है कि थोड़ी ना सिर्फ उसी का बर्थडे आने वाला है। तो ये कहती है कि क्या तुम्हारे पास फिर और भी कोई गर्लफ्रेंड है। तो ये कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो ये कहती है कि फिर तो मेरा बर्थडे आने वाला है, तो क्या ये गिफ्ट मेरे लिए है। पर फिर खुद ही से कहती है कि नहीं नहीं, मेरे लिए कैसे हो सकता है, मुझे पता है कि तुम मिस जूही को लाइक करते हो। तो फूमिंग ये सुनकर अपसेट होकर अपने रूम में चला जाता है और फिर जूही यहाँ पर इसके बारे में सब सोचने लगती है कि वो हमेशा उसकी कैसे साइड ले रहा था। ये सोचती है कि काश हम दोनों रियल कपल होते तो कितना अच्छा होता। फिर इसके बाद याओ याओ अपने रूम में फिर से स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रही होती है और वो जो सारी लाइन्स पढ़ रही होती है वो बाहर से यहाँ पर फूमिंग खड़े होकर सुन रहा होता है और उसे लग रहा होता है कि वो फिर से अपने दिल की बातें बोल रही है कि वो मरने से पहले क्या क्या करना चाहती है और उसे खुश देखना चाहती है, ताकि वो अगर हैप्पी रहेगा तो फिर उसे लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं फील होगा। फूमिंग को तो ये सुनने के बाद बहुत ही अपसेट फील हो रहा होता है और वो सोचता है कि वो उसकी लाइफ के कोई भी रिग्रेट रहने नहीं देगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फूमिंग के सभी एम्प्लॉयज यहाँ पर मीटिंग में उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उन लोग को बहुत ही अजीब लग रहा होता है कि आज तक कभी भी उसने कोई मीटिंग छोड़ा नहीं और यहाँ तक कि लेट तक नहीं आया। फिर असिस्टेंट सभी को आकर बताता है कि आप सभी अपना काम करने जाओ, बॉस ने कहा है कि आज वो मीटिंग के लिए नहीं आने वाले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फूमिंग तो यहाँ पर याओ याओ के बर्थडे के लिए केक बनाने गया होता है और वो यहाँ पर शेफ की मदद से केक बनाना सीखते हुए अच्छे से बनाने लगता है। और तभी हम देखते हैं जूही को, जिसे पता लग जाता है कि फूमिंग यहाँ पर केक बना रहा है। तो ये सोचती है कि ये उसको बर्थडे में देने के लिए केक बना रहा है और ये यहाँ पर आ जाती है। और तभी हम देखते हैं कि याओ याओ को डायरेक्टर की तरफ से कॉल आई होती है कि उसे आज अर्जेंटली शूट के लिए आना पड़ेगा। तो वो पहुंच जाती है और यहाँ पर उसे कोई सैड सीन शूट करना होता है और तभी इतने में याओ याओ यहाँ पर फूमिंग और जूही को साथ देख लेती है और फिर ये सोचती है कि यानी वो इसे बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए खुद पर्सनल केक बना रहा है। और फिर ये देखने के बाद तो इसका दिल टूट जाता है और ये रोने लग जाती है। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जूही यहाँ पर फूमिंग से बात करने की कोशिश कर रही होती है, उसे टच करने की कोशिश कर रही होती है, पर ये तो उसे चिल्ला चिल्ला के दूर कर रहा होता है। और फिर केक बनाने के बाद वो बाहर आ जाता है याओ याओ को देने के लिए और ये उसके पीछे ही लगी होती है। याओ याओ की शूटिंग भी कंप्लीट हो चुकी होती है और वो डायरेक्टर से बात कर रही होती है यहाँ से जाने के लिए। पर इतने में जल्दी से फूमिंग यहाँ पहुंचकर उसे केक देने लगता है और पूछता है कि बताओ ये कैसा है। तो डायरेक्टर तो यहाँ पर उसकी बहुत सारी तारीफ करने लग जाता है कि उसने तो कितना अच्छा आर्ट बनाया है। फूमिंग कहता है कि तुम अपनी तारीफें रहने दो और वो याओ याओ से पूछता है तो याओ याओ उसमें कमियां निकालने लगती है कि अभी उसे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो उसने कंप्लीट अच्छा नहीं बनाया। तो जूही से चिल्लाने लग जाती है कि तुम होती कौन हो बुराई करने वाली, मुझे तो केक बहुत ही पसंद आया। और ये फूमिंग से कहती है कि लाओ मुझे दे दो, मुझे पता है कि तुमने ये मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट तैयार किया है। तो फूमिंग से कहता है कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि ये तुम्हारे लिए, और फिर ये याओ याओ से बताता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया हूँ। याओ याओ तो चौंक जाती है और कुछ भी नहीं कहती। तो ये कहता है कि लगता है तुम्हें पसंद नहीं आया, तो मैं जाता हूँ वापस दूसरा बनाता हूँ। ये कहती है कि रुको, क्या ये सच में मेरे लिए? तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए ही है। फिर याओ याओ तो बहुत ही खुशी खुशी से केक ले लेती है और जूही कहती है कि तुम अपने आप को ज्यादा प्राउड मत फील करो, फूमिंग मुझसे गुस्सा है इसलिए उसने तुम्हें केक दिया। और फिर ये फूमिंग से कहती है कि जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाएगा ना तो मैं तुमसे मिलने आऊंगी, और ये बोलकर वो चली जाती है। और फिर याओ याओ फूमिंग से कहने लगती है कि उसे तो केक बहुत पसंद आया। तो कहता है कि अगर तुम्हें पसंद आया तो मैं हर दिन तुम्हारे लिए बना सकता हूँ। फिर इसके बाद दोनों ही घर आ जाते हैं और याओ याओ कहने लगती है कि मैं तो शूट करने के बाद पूरा थक चुकी हूँ,
तो ये कहने लगता है कि तुम्हें रेस्ट भी करना चाहिए और रोज़ रोज़ शूटिंग के लिए नहीं जाना चाहिए। तो वो मना करती है कि नहीं नहीं, मुझे रोज़ काम करना है। तो ये सोचता है कि हाँ, इसके पास टाइम कम है, इसलिए ये जल्दी से जल्दी काम करना चाहती है। फिर वो कहता है कि काश पैसे से टाइम भी खरीद सकते। फिर इसके बाद याओ अपनी स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी अचानक से फूमिंग उसके पीछे आ जाता है और दोनों ही टकरा जाते हैं। और फिर वो उसे किस करने वाला होता है, पर इतने में यहाँ पर फूमिंग का असिस्टेंट आया होता है याओ के लिए फ्लावर्स लेकर। वो कहता है कि बॉस, क्या मैं गलत टाइम पर आ गया और मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। तो फूमिंग तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और असिस्टेंट जल्दी से इन लोगों को फ्लावर देकर भाग जाता है। याओ कहती है कि तुम भी ना, देखो तुमने उसे कितना डरा दिया। फिर यहाँ पर फूमिंग याओ के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। और फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि याओ शूट पर जाती है, तो इसके साथ फूमिंग भी आ जाता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारा असिस्टेंट बनकर तुम्हारे साथ घूमूंगा। तो याओ को ऑकवर्ड फील हो रहा होता है कि अगर बॉस मेरे साथ रहेंगे तो सभी कलीग मुझे देखकर बातें करेंगे। पर यहाँ पर फूमिंग तो मानने वाला नहीं था और वो याओ को लेकर जाता है। फिर यहाँ पर याओ जैसी अपना शूट करके आ रही होती है तो ये उसकी केयर कर रहा होता है। और आज का शूट इतना ज़्यादा हो जाता है कि याओ काफ़ी थक चुकी होती है, पर वो फिर भी और शूटिंग करने के लिए बोल रही होती है। और यहाँ पर फूमिंग उसे इतना ज़्यादा काम करने के लिए मना भी करता है, पर वो कहती है कि नहीं मैं ठीक हूँ। पर इतने में वो बेहोश हो जाती है। तो फूमिंग जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है और यहाँ पर उसका फुल चेकअप करने के लिए बोलता है कि उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर याओ का चेकअप करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि वो तो बिल्कुल ठीक है और उसकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं आया है और वो बस ज्यादा काम करने की वजह से थक गई थी, इसलिए बेहोश हो गई थी। फूमिंग को बिलीव नहीं होता और वो सभी डॉक्टर को चिल्लाने लगता है कि आखिर वो किस तरीके से काम कर रहे जो उसकी असली बीमारी के बारे में पता ही नहीं कर पाए। वो यहाँ पर इन लोगों से कह देता है कि मैं नहीं जानता, याओ के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाओ और उसका अच्छे से ट्रीटमेंट होना चाहिए और वो ठीक होनी ही चाहिए, नहीं तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। फिर डॉक्टर यहाँ पर सोचे पड़ जाते हैं कि मिस याओ तो बिल्कुल ठीक है, तो आखिर मिस्टर फूमिंग को क्या हो गया है। हम देखते हैं कि यहाँ पर फूमिंग याओ कितनी केयर कर रहा होता है। जब उसे होश आ जाता है तो वो अकेले जाने लगती है और तभी यहाँ हॉस्पिटल में जुई अपनी फ्रेंड के साथ आई होती है इसे परेशान करने के लिए और वो इसे कह देती है कि तुम फूमिंग को छोड़कर जाओगी या फिर मैं ही तुम्हें रास्ते से हटाऊं। याओ कहती है कि अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ है और अभी इसके लिए 2 महीने बचे, फिर मैं खुद ही चली जाऊंगी। तो जुई बहुत ही गुस्सा होती है कि तुम ये सब बहाने कर रही हो ना, और वो इसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है। तो याओ यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए उसे पुश कर देती है और तभी यहाँ पर फूमिंग का ड्राइवर आ जाता है और वो यहाँ पर याओ को प्रोटेक्ट करता है और इन लोगों से कहता है कि अगर उन लोगों ने मिस याओ को कुछ भी करे ना तो मिस्टर फूमिंग उन्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर इसके बाद याओ जब घर पहुंचती है तो देखती है कि घर में मेड है। मेड बताती है कि उसे फूमिंग ने हायर किया है। तो ये सोचती है कि यानी वो जुई सच कह रही थी, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है और फूमिंग वैसे भी मुझे निकालना चाहता है, तो उसने जुई के लिए यहाँ पर मेड हायर किया है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो घर के काम करे। अब तभी कोई डोरबेल बजाता है और फूमिंग के मॉम डैड यहाँ पर इससे मिलने के लिए आए होते हैं और ये दोनों यहाँ पर याओ को बताते हैं कि उन्हें उसकी और फूमिंग की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की डील के बारे में पता लग गया है। ये लोग याओ को बताते हैं कि पहले वो लोग जुई के साथ फूमिंग की शादी के लिए नहीं मान रहे थे, लेकिन सिर्फ अब अपने बेटे के लिए वो जुई के साथ उसकी शादी के लिए मान चुके हैं, इसलिए वो लोग फूमिंग की खुशी के लिए याओ को यहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं। तो वो भी कहती है कि ठीक है और ये लोग उसे अब्रॉड भेजने की बात करते हैं और बदले में उसकी ग्रैंडमा की ट्रीटमेंट के पैसे देने के लिए बात करते हैं। तो याओ मान जाती है। फिर याओ तो अपना लगेज पैक करके यहाँ से जा चुकी होती है और जब फूमिंग को इस बारे में पता लगता है तो वो घर पहुंचता है और अपने मॉम डैड को इस बारे में डांटता है कि उन लोगों ने ऐसे कैसे याओ को घर से निकाल दिए। वो यहाँ पर अपने मॉम डैड से कह देता है कि मैं सिर्फ याओ से ही शादी करूंगा। हम देखते हैं कि याओ एक होटल में रह रही होती है और तभी यहाँ पर फूमिंग उसे ढूंढते हुए पहुंच जाता है। याओ दरवाजा नहीं खोलती है तो वो उसे कॉल पे बात करता है। याओ उसे समझाती है कि उन दोनों का अलग होना ही बेस्ट है। फूमिंग के इतना मनाने पर भी याओ नहीं मानती है तो वो बाहर ही उसके लिए रिंग छोड़कर चला जाता है। याओ जैसी ये रिंग दिखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है, पर तब तक फूमिंग यहाँ से जा चुका होता है। फिर ये सोचती है कि सच में उन दोनों की किस्मत जुड़ी नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जुई के डैड उसे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैंने फूमिंग के मॉम डैड से बात कर लिया हूँ और तुम्हारी और फूमिंग की शादी होके रहेगी। तो ये तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि फूमिंग यहाँ पर याओ के जाने की वजह से अपसेट होकर ड्रिंक कर रहा होता है और तभी यहाँ पर जुई पहुंच जाती है और वो इसे ड्रग मिलाकर देना चाह रही होती है, पर फूमिंग को इस बारे में पहले ही पता लग गया होता है और वो अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर बस एक्टिंग करता है और ये समझ रही होती है कि सच में वो नशे में है, तो वो उसे अपने साथ रूम में लेके जाएगी। पर तभी फिर ये इसे चिल्लाने लगता है कि आज मुझे तुम्हारी असलियत पता लग गई है कि तुम कैसे टाइप की हो, मुझे पहले से तुम पे शक था। वो उसे कहता है कि तुम बस मुझसे शादी बस मेरे पैसों के लिए करना चाहती हो ना, तो ये कभी नहीं हो सकता, मैं तुम जैसी लालची लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। और वो यहाँ पर उसके और उसके मेल मॉडल के सारे फोटोज वगैरह भी दिखा देता है। फिर हम देखते हैं कि असिस्टेंट याओ को कॉल करके घर पे बुलाता है कि फूमिंग को
रख दे दिया गया है तो वो आकर उसकी हेल्प करे। फिर यहाँ पर याओ याओ पहुंच जाती है फूमिंग की फिक्र करते हुए और उसे अपने साथ रूम में लेके जाती है रेस्ट करवाने के लिए। वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ड्रंक होता है और याओ याओ से कहने लगता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। तो वो भी मान जाती है और दोनों ही नाइट स्पेंड कर लेते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब फूमिंग उठता है तो उसे पता लगता है कि याओ याओ तो अब्रॉड जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। फिर ये तुरंत ही यहाँ से निकलने को करता है, तभी इतने में यहाँ पर जूही पहुंच जाती है और वो इसे कहने लगती है कि वो लड़की तुम्हें चीट कर रही है। तुम सोच रहे थे ना कि उसे कैंसर है इसलिए तुम उसे इतने अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, लेकिन तुम्हें पता है कैंसर उसे नहीं बल्कि उसकी ग्रैंड माँ को है और वो तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर फूमिंग इसे चिल्लाता है कि गलती मेरी है, मैंने मिसअंडरस्टैंड करा था और उसने मुझसे कोई झूठ नहीं बोली है और मैं जा रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए। फिर जस्टिन को कॉल करके कहता है कि सभी रिपोर्टर को एयरपोर्ट पर भेजो, मैं वहाँ पर शादी के लिए प्रपोज करने वाला हूँ। फिर जूही तो शॉक रह जाती है और फूमिंग यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि याओ याओ जैसे यहाँ एयरपोर्ट पहुँचती है तो वो देखती है कि सभी रिपोर्टर यहाँ पर इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर मिस्टर फू आने वाले हैं किसी लड़की को शादी के लिए प्रपोज करने, और सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि वो लकी लड़की कौन होगी। इतने में यहाँ पर फूमिंग आ जाता है और वो इसका हाथ पकड़ के कहता है कि मेरी वाइफ आखिर कहाँ जा रही है। ये कहती है कि मैंने सुनी कि तुम आज जूही को प्रपोज करने वाले हो। तो ये कहता है कि मैंने कब कहा कि मैं जूही को प्रपोज करने वाला हूँ। फूमिंग कहता है कि सॉरी, तुम्हारे साथ 3 साल रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और अब मैंने सोच लिया हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ बिताना चाहता हूँ। तो क्या तुम मुझे एक चांस दोगी अपने आप को प्रूफ करने के लिए और तुम मुझसे शादी कर लो। ऐसा बोलते हुए फूमिंग तो नील डाउन हो जाता है और कहता है कि मेरी वाइफ तुमने तो रिंग भी पहन ली हो तो अब तो हाँ कह दो। याओ याओ कहती है कि जल्दी उठ जाओ। फूमिंग कहता है कि मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक तुम हाँ नहीं कह देती। तो ये कहती है कि ठीक है मैं हाँ बोल रही हूँ। फिर फूमिंग तो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है और जल्दी से याओ याओ को हक करता है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।